हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका पार्ट नंबर 9 हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, ये हमारा जो काइनेमेटिक्स वाली यूनिट है ना, उसका ऐसे मान लो कि काइनेमेटिक्स दो पार्ट में है। एक तो काइनेमेटिक्स 1D और काइनेमेटिक्स 2D, मतलब वन डायमेंशन की क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे होंगे। और जब बात आएगी टू डायमेंशनल क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 होगा हमारा। हम लोग ग्राफिकल मेथड से मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टार्ट कराया था लास्ट वाली क्लास में, जहाँ पे एक बहुत बेसिक सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम लोगों को समझा दिया था। उसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको करा दिए थे वहाँ पे। तो आज पार्ट नंबर 9 के अंदर हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको देखेंगे और उसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उनको आज कवर करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा सेकंड वाला। अब इसमें कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती हैं? देखो, एक ग्राफ तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने जो ये ब्लैक वाली लाइन बनाई है, ये बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर ही बना दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टाइम स्पेंड होते जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज किया, मतलब मैं ये मानूंगा कि वेलोसिटी तो जीरो ही है ना, क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे तो ना तो ये ग्राफ ऊपर की साइड आया, ना ये यूं आया, किसी भी तरह से नहीं आया। ये ग्राफ तो टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, यानी टाइम स्पेंड होता जा रहा है और वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट की जीरो है। दैट मीन्स बॉडी कैसी है? रेस्ट में है। अच्छा, अगर बॉडी रेस्ट में है और आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता तो क्या करते? तब ये लाइन इस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल आ जाती, यहाँ ऊपर को बनाते। याद है ना पुराने वाले ग्राफ? तो हमेशा यहाँ पे जो भी ग्राफ पढ़ोगे ना, तो उसको कोरिलेट करना कि अच्छा यहाँ पे ये वाला ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो किसको रिप्रेजेंट करता है, उससे तुम्हें डाउट नहीं होगा कभी भी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर किसी चीज़ को रेस्ट में शो करना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, है ना। और अगर इसको हम लोगों को रेस्ट में शो करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो मैं इस तरह की यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो, अब इसके बी वाला जो पार्ट आता है वो ये कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो ओरिजिन से पास होके जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सपोज टाइम स्लॉट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। टाइम स्लॉट इंक्रीज होके सपोज हुआ कि 2 सेकेंड मान लो, और इसी तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी इस पॉइंट से पढ़ी, तो वेलोसिटी सपोज 5 हो गई। टाइम स्लॉट 2 सेकेंड का और इंक्रीज करा, 4 सेकेंड हो गया टाइम स्लॉट। वेलोसिटी को रीड करते हैं ज़रा एक बार। तो जब वेलोसिटी को रीड किया गया यहाँ से, तो वेलोसिटी कितनी मिली? 10 वैल्यू की मिली। टाइम स्लॉट 2 सेकेंड और इंक्रीज करा, 6 हो गया। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गए हम लोग, है ना। यहाँ से वेलोसिटी के बारे में जब बात आई तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई? 12 हो गई। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है ना। यानी हर 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो लगातार होते जा रहा है और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी में होने वाला ये इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वीटी ग्राफ मेरे पास स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास होके जाती है, तो उस सिचुएशन में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर ये मेरा एक्सटी ग्राफ होता, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, और इस तरह की लाइन आती, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब वहाँ पे होता कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है, यानी कि वहाँ पे स्पीड कैसी है? स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता वो। और यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो दोनों बातें, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने अब वीटी ग्राफ पढ़ा तो अगर ऐसा ही तुम्हें एक्सटी ग्राफ दिखा दो तुम भूल गए, तुम्हें डाउट क्रिएट हो गया। यू मस्ट नो दैट ऑन द स्पॉट कि अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एक्सटी ग्राफ है ऐसा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चीज़ों को कोरिलेट करके सोचोगे ना, तुम्हारे पास नोटबुक है, सब डेटा तुम्हारे सामने है, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। चीज़ों को रटने से बेटर ये है कि अपने माइंड में सेटल आउट कर लो उसको, जिससे जब चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो तुम्हें वो याद आ जाए। ठीक है, तो दो बहुत बेसिक से ग्राफ हुए। अब इसी में मैं क्या करूंगा, जैसे एक्सटी ग्राफ में स्लोप आपको बताई थी, एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या बताया करती थी? आप लोगों को अच्छे से याद है कि स्पीड या वेलोसिटी बताया करती है ना। तो इसी तरह से जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ की स्लोप आप देखोगे एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगी। तो उस 2 वाले ग्राफ का एक्सटेंडेड वर्जन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया। वही सेम ग्राफ है, वीटी ग्राफ ऐसे लाइन जा रही है। स्लोप के बारे में बात करूंगा तो एंगल अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कहीं पे भी चेक कर लो। तो मैंने क्या करा, t1 टाइम स्लॉट पे वेलोसिटी चेक करी v1। अच्छा, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, t2 हो गया। t2 पे वेलोसिटी चेक करी, कितनी हो गई? v2 हो गई। तो t1 से t2 का टाइम इंटरवल कितना आया? टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। भाई बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करोगे ना, तो t2 माइनस t1 ये इतनी टाइम स्लॉट है। और ये वाली वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये कितनी है?
सर बाद वाली v2 है, पहले वाली v1 है, तो v2 माइनस v1 आएगी। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है यहाँ पे, है ना, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अगर इस पे मैं थीटा चलाऊंगा, 10 चलाऊंगा, मतलब तो टेन थीटा, ठीक है, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है, किसी को एंगल में लगा रहा हो, ये 1 नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे बना हुआ है। तो टेन थीटा अगर चलाऊंगा तो क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो मैंने यही करा हुआ है यहाँ पे कि जहाँ पे मेरे पास v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 था, तो मैंने देखा कि इसको तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप है इस ग्राफ की। तो इससे ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन अगर हम लोगों को निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या निकाल लेना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लो। जैसे ही तुमने वीटी ग्राफ की स्लोप निकाली, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक्सटी ग्राफ की स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है, और वीटी ग्राफ की स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होता है। तो ये कॉमन सी बातें हमें समझ में आई। थोड़ा सा अब ग्राफ को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर वीटी ग्राफ इस तरह का है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब ये है कि जब टाइम 2 सेकंड का था, ये टाइम जब 0 सेकंड का था, जब हमने क्लॉक स्टार्ट ही नहीं करी थी, तब भी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। सपोज ये वेलोसिटी 10 वैल्यू की है। टाइम जब 2 सेकंड का स्पेंड हो गया, तब भी वेलोसिटी कैसी है, 10 वैल्यू की है। टाइम जब 4 सेकंड का हो गया, तब भी वेलोसिटी कैसी है, 10 की है। तो क्या ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? टाइम स्लॉट तो चेंज होता जा रहा है, बट वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन का कर्व अगर तुम्हें एक्सटी ग्राफ में शो करना होता तो एक्सटी ग्राफ में कैसे शो करते, एक्सटी ग्राफ में यही जीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन को ऐसे शो करता मैं। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड में इंक्रीमेंट है, यानी कांस्टेंट स्पीड से चीज चल रही है। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है अगर ये एक्सटी ग्राफ है, और अगर वीटी ग्राफ है तो उस सिचुएशन में आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये भी जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है वीटी ग्राफ के केस में, ये भी जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है एक्सटी ग्राफ के केस में। तो बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे वाला ग्राफ एक्सटी के बीच में होता तो क्या रिप्रेजेंट करता, तो ये रिप्रेजेंट करता कि बॉडी रेस्ट में है ना, अगर ऐसी लाइन बना देते हो तो तुम। तो वही मैंने तुम्हें बोला है कि ग्राफ को आपस में कनेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा आसान हो जाएंगी चीजें। चलो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के ग्राफ के बारे में, वही वीटी ग्राफ है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। पर्पल वाली लाइन देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रही है। अब याद करो पहले एक्सटी ग्राफ, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता मेरे पास, ऐसा ही ग्राफ होता बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है ना। तो स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी मान लो, बस वो थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क होता है और कुछ नहीं है, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो स्पीड रिप्रेजेंट करती है मान लेते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है ना। तो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, स्पीड कैसी है, इंक्रीज हो रही है। किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो अगर ऐसा ग्राफ होता तो आपने देखा था, पन्ने पलट के देखना अपनी नोटबुक में कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है बॉडी में एक्सेलरेशन है। अब बॉडी में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी थोड़ी ना कि हर बार इंक्रीमेंट सेम रेट से हो रहा होगा। तो खैर वहां से ये समझ में आता है एक्सटी ग्राफ से कि जो पर्टिकुलर ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्ट है उसमें वहां पे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने अगर ऐसा बनाया और 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए कि बी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बनाया है। ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कम एंगल बनाया है, यानी θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा नजर आ रही है। मैंने दोनों पे 10 ऑपरेट कर दिया। अब tan थीटा क्या होता है, स्लोप होती है ना। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, वीटी ग्राफ की एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो tan θ2 को एक्सेलरेशन लिख दिया कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। tan θ1 को क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो समझ में आया साफ साफ कि अगर हमारे पास पॉइंट ए की बात करूं तो एक्सेलरेशन कम है यहाँ पे, पॉइंट बी की बात करूं तो एक्सेलरेशन ज्यादा है यहाँ पे। यानी कि वीटी ग्राफ अगर इंक्रीज हो रहा है ऐसे, तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो स्लोप होती है यानी एक्सेलरेशन होता है उसका स्लोप, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो वीटी ग्राफ अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो पूरी जर्नी में 10 ही रहेगा। अब भी 10 है, थोड़ी देर के बाद भी 10 है, फिर दोबारा से 10 है, तो ये यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस केस में थोड़ी ना बन जाएगा, वो तो जब स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल तब बनेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन तो है कि हाँ
एसोलेशन वाली वैल्यू है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट हो रहा है, बट अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीमेंट होता है, कांस्टेंट एसोलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सटी से कंबाइन करके देख लेना कि किस तरह से बन रहा है बात, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी बाद में मैं आपको, जब नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी ना, वहाँ पे एक एक सिचुएशन लेके वहाँ दो एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन लूँगा। लाइक मैंने हाथ में बॉल लेके उसको ऊपर की तरफ उछाला और वो थोड़ी देर के बाद वापस आके मेरे हाथ में गिर गई, तो उसके मैं आपसे 4 ग्राफ बनवाऊंगा। लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो उससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें आ जाएगी इन ग्राफ के बारे में। बट वो अच्छा लेवल पढ़ने के लिए तुम्हें ना ये छोटी मोटी बातें जो पढ़ा रहा हूँ ये आनी चाहिए, इन्हें टफ मत मानना, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, बस एनालाइज करना आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट द मास्टरी ऑफ इन दिस पार्ट। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का ले लेता हूँ ऐसे झूलता हुआ। अगले वाला ग्राफ मैंने ये बनाया, अगले वाले ग्राफ में जो मेरा पर्पल वाला ग्राफ है देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब डिक्रीजिंग है या नहीं है सर कैसे पता लगेगा? तो भैया 2 पॉइंट लो, रैंडमली दोनों पे स्लोप बना लो। मैंने ए पॉइंट पे स्लोप ये बनाई, मैंने बी पॉइंट पे स्लोप ये बनाई। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला झूला ज़्यादा शार्प है ना, ये देखो इस पे तेजी से झूलते हुए आएंगे और इस वाले झूले पे थोड़ा आराम आराम से झूलते हुए आएंगे, यानी θ1 वाला एंगल बड़ा है, θ2 वाला एंगल छोटा है। यानी थीटा यहाँ पे दोनों एक जैसे लिखे गए हैं, जस्ट मिनट मेरे को उसे सही करने दो। तो θ2 वाला एंगल छोटा आ रहा है, इसे सही कर लेना, और θ1 वाला एंगल बड़ा आ रहा है। 10 चलाया दोनों पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा क्या होता है? स्लोप यानी एक्सेलरेशन। तो यानी ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, बी पे कम है, यानी जैसे ही ए से बी की तरफ चलोगे तो ए पे एक्सेलरेशन ज़्यादा, बी पे कम, क्योंकि स्लोप घट रही है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, यानी ये रिटार्डिंग मोशन वाला ग्राफ है। समझ में आ रही है बात? तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है? रिटार्डेशन वाली बात बोल सकते हो कि धीरे धीरे वो चीज़ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब उसका पर्टिकुलर ऐसे मान लो कि एक्सेलरेशन पहले 10 का था, फिर 7 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 2 का हो गया, है एक्सेलरेशन, बट टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज होता जा रहा है। फिर याद करो इस ग्राफ को, अगर एक्सटी ग्राफ में सोचूं ऐसा ही ग्राफ हो तो क्या इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे? तो वहाँ पे भी ऐसे ही स्लोप आएंगी। तो यहाँ पे समझ में आएगा उस केस में, एक्सटी ग्राफ के केस में, कि ए पे स्पीड ज़्यादा है, बी पे स्पीड कम है, यानी स्पीड जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये बात जब याद होंगी ना एकदम से, तब जब वो 4 सिचुएशन के ग्राफ बनाओगे आगे, वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे तुमसे। अगर तुम इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ध्यान से एनालाइज करो कि मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, मैंने इससे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो उस तरह से कैसे बातें चल रही हैं। तो मतलब चीज़ें मतलब देख के सिर्फ कॉपी में नोट कर लेना, इट्स नॉट अ गुड डील। आपको उस चीज़ पे थोड़ा टाइम देके सोचना है, कि आराम से सोचो भाई, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, जल्दबाजी में थोड़ी ना कोर्स पूरा करना है। हाँ, पेपर दे देंगे, मार्क्स आ जाएंगे, कहानी खत्म। क्या करोगे उन मार्क्स का जब तक तुम्हें चीज़ें पता नहीं होंगी, कहीं तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे इन बातों को, तो तुम्हारे उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? तो पढ़ाई का मेन मोटिव यही होता है कि आपको अपना ब्रेन लेवल, अपना जो सोचने का तरीका है उसे चेंज करना है। अगर वो बदल जाता है तो मेन पढ़ाई का उसका मेन इंपॉर्टेंस होती है, अदरवाइज तो चल ही रही है कहानी सारी की सारी। खैर, इतने सारे अभी ग्राफ आपको समझा दिए, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है जो भी है। एक चीज़ और आएगी अब यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि एरिया से अगर मैं वहाँ पे कुछ निकालूंगा ना तो कुछ नहीं निकलने वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो जब एरिया की बात आएगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया पूछा जाता है अक्सर आपसे। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने क्या करा, एक ऐसे ग्राफ बना लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाया है। तो इस पूरी पर्पल वाली लाइन के अंडर में जितना भी ये एरिया है, अगर आप इस एरिया को निकाल पाए तो वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एरिया 2 बातें रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे? अगर इसे वेलोसिटी मान रहे हो तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। शायद मुझे तो ये फॉर्मूला याद आता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देख लो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर एरिया निकाल रहे हो तो एरिया में ऑब्वियसली बात है, लाइक आप ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप उसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो उनसे एक टर्म बनेगी ना सम ऑफ पैरेलल साइड से जोड़ने के बाद, इनटू हाइट, फिर मल्टीप्लाई हो गई। मतलब हर बार 2 क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं वेलोसिटी के टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसलिए इसके अंडर में जितना भी एरिया है वो एरिया निकालोगे तो एक बार तो बेस ये आएगा, एक बार हाइट ये आएगी। बेस आएगा तो मतलब टाइम, हाइट आएगी तो मतलब वेलोसिटी। तो यानी टाइम की वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। आई बात समझ में? और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये ग्राफ नेगेटिव साइड पे बना हुआ होता, मतलब कि आधा ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना,
और आधा ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव साइड पे। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इसका एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका एरिया नेगेटिव लिया जाएगा, यानी जितना एरिया ये होगा और उसमें से इसको माइनस करोगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब डिस्टेंस की बात की जाएगी, सर हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो फिर तो मज़े हैं आपके। फिर तो आप क्या काम करो, सारे एरिया पॉजिटिव मान लो, मतलब ये जो नेगेटिव है ना इसको भी उठा के अपनी मर्जी से ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव आने का तो कोई मतलब नहीं होता ना भाई। यहाँ से मान लें सॉल्व करके माइनस में आंसर आ गया, तो माइनस में डिस्प्लेसमेंट जचता है, ठीक है, कि आप जहाँ पे पहले थे उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगी। तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे यू नीड टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पार्ट। डन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कैसे बनती है, वेलोसिटी से। सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड जैसे उठा लोगे इसका तो तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ यही बात लिखी हुई है कि अगर वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और उस एरिया का अगर मैग्नीट्यूड उठा लूंगा उस वीटी ग्राफ में, मैग्नीट्यूड मतलब अगर कहीं नेगेटिव एरिया है तो वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा, तब डिस्टेंस आ जाएगी। और अगर ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव में ही है तो भैया यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क तब आएगा जब ऐसे वाले ग्राफ होंगे, ठीक है भाई। कराऊंगा क्वेश्चन, समझ में आएगी बात। मेन बात है जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से। पढ़ने के लिए बहुत है, बुक्स बहुत सारी हैं आपके पास, जो मेरी बातें उनको सुना कीजिए, उनको इंप्लीमेंट करो, आपको सारे क्वेश्चन तुमसे होने शुरू हो जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारे पास। देखो अब आ गया ना ये पॉजिटिव नेगेटिव एरिया वाला क्वेश्चन, ईजिएस्ट वे में कराऊंगा, बेस्ट ईजिएस्ट वे जो हो सकता है। देखो कैलकुलेट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 3 सेकंड पे, और 0 से 3 सेकंड पे डिस्टेंस भी निकालनी है, यानी 0 से 3 सेकंड एंड तक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है। तो ग्राफ एनालाइज करो, कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एकदम दिमाग की घंटी बजनी चाहिए तुम्हारी कि अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो क्या लिखोगे, सिंस एरिया अंडर, ये बात लिखनी तो पड़ेगी, वीटी ग्राफ क्या शो करता है भाई, शोज डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अच्छा भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अभी सबसे पहला काम क्या है, आप ये एरिया अलग अलग निकाल लो ना, यहीं कहीं निकाल लो, ओरली निकाल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। ये एरिया A1 है, इस A1 को निकाला, ओरली निकाल लो। ट्राइंगल है सर, ये ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस, बेस है 1 वैल्यू का, हाइट है 10 वैल्यू की, तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10, 10 का आधा करोगे आएगा 5, तो ये एरिया आया 5 वैल्यू का। खत्म हो गई कहानी। A2 निकाल लो, A2 वाली कहानी। A2 एक आपको जो ये रेक्टेंगल टाइप नजर आ रहा है, दिखने में स्क्वायर है बट रेक्टेंगल वैल्यू होंगी क्योंकि अलग अलग वैल्यू हैं। तो 1 से लेके 2 तक का डिफरेंस हुआ 1 सेकंड का, है ना, एक वैल्यू 1 यूनिट का हुआ। और ये ऊपर की जो हाइट है कितनी है 10, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, तो हमारे पास +10 वैल्यू ये आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद ये नीचे वाला जो एरिया है, प्लस माइनस तो बाद में कर लूंगा ना, A3 इसको निकाल लो। तो सर A3 कितना आएगा, A3 में 2 से लेके 3, तो ये तो 1 का गैप हो गया, अबे 2 से लेके 3 तक गैप तो 1 का हुआ ना, और नीचे की तरफ जाओ तो 20 हो गया, तो 20 नेगेटिव है, तो 20 माइनस का 20 इंटू 1, तो माइनस का 20 आ गया ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव में 5 एरिया आया, ये 10 आया, ये माइनस का 20 आया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सीधे सीधे एरिया ऐड कर दो, A1 प्लस A2 माइनस A3, ठीक है। डायरेक्शन चेक करनी होती है ना डिस्प्लेसमेंट में, तो 5 प्लस 10 माइनस 20, 15 20, तो कितने बचे, माइनस का 5, क्या, माइनस का 5 मीटर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब वो बंदा अगर इसको इंटरप्रेट, अगर कोई पूछे कि किसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल लाइफ में, तो इसका मतलब भैया ये हुआ कि ये बंदा यहाँ पे था, ये खुश हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे खड़ा हुआ था, और ये बंदा चला आगे की तरफ, घूम फिर के जैसे भी हुआ होगा फाइनली इधर उधर घुमा, वापस जब ये आया तो वापस लौट के ये कुछ इस जगह पे लगभग आके खड़ा हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन पे पीछे चला गया ओरिजिनल से, कितने जगह पे, 5 मीटर पीछे चला गया। तो यहाँ से चलना शुरू करा था, आगे की तरफ चला चला, फिर घूम फिर के फाइनली वापस आया, वापस आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना रुक के पीछे चला गया, तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाला है। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है, चुटकियों का खेल है इतना करना। डिस्टेंस की बात आती है, सर डिस्टेंस में क्या करूं, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड उठा लो ना। अभी तक जो जो एरिया तुम माइनस कर रहे थे उनको भी प्लस कर डालो, तो आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। देखो उसको कैसे करूंगा मैं, तो सेकंड वाले पार्ट में डिस्टेंस निकालनी है। तो सर डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालनी है यहाँ पे आपको 0 to 3 सेकंड वाले टाइम इंटरवल में, तो क्या करो,
तीनों एरिया का मॉड उठा लो। भाई मॉड से क्या कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर कोई नेगेटिव एरिया भी आना हुआ तो वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो ये दो तो बेचारे पहले से ही पॉजिटिव थे, तीसरे वाला नेगेटिव था, सॉल्व करा सारे पॉजिटिव हो गए। तो 20 30 35, तो 35 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन हुआ। इससे इजीएस्ट वे नहीं मिलेगा। बुक में जो भी तरीका उन्होंने कर रखा हो, पता नहीं जैसे भी उन्होंने वर्डिंग्स लिख रखी हो, तो मेरा तरीका अपना कराने का है, तो तुम इस तरीके से करो, तुम्हारे आंसर सारे परफेक्टली मैच करेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट -5 का आया और डिस्टेंस तो टोटल पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है तो 35 मीटर की आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सॉल्व हुआ है वैसे भी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड। अब उसने शुरू से लास्ट तक नहीं बोला, उसने बोला 2 से 5 सेकंड तक। तो 2 से 5 सेकंड तक अगर दो लाइनें ड्रॉ की गई तो ये एक ट्रेपेजियम मेरे को मिला है। तो मुझे याद है कि वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ तो ग्राफ नेगेटिव में भी नहीं जा रहा, बाई चांस यहाँ पे डिस्टेंस पूछी होती मान लो, तो वहाँ पे डिस्टेंस एक बार पूछी होती तो थोड़ा दिमाग में एक बार क्लॉक घुमा लेना कि ये ग्राफ नेगेटिव में तो नहीं जा रहा। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव वाला एरिया भी प्लस करके रखना है वहाँ पे। यहाँ तो मजे हैं आपके, तो यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, चाहे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, एक ही आंसर आना है यहाँ तो भैया इसका एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालें, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड एक तो ये है, कितनी हाइट की है, 20 हाइट की है। दूसरी कौन सी है, ये है 50 वैल्यू की है, तो 20 + 50 लिख दिया। अपॉन में इंटू में क्या आएगा, हाइट। तो इन पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर गैप कितना है, 2 से लेके 5, यानी कितने यूनिट का हुआ, 3 यूनिट का हुआ। यहाँ गलतियां करते हैं बच्चे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वो लास्ट की वैल्यू उठा देते हैं 5। मुझे बताओ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 2 और 5 के बीच में गैप तो 3 का है ना, 3 वैल्यू उठाओगे, 3 रखा, सॉल्व करा, 105 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तैयार हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस भी यही आती अगर तुमसे डिस्टेंस पूछी जाती तो। डिस्टेंस समझ में आ गई ना, कब चेंज होगी, जब ग्राफ नेगेटिव में पहुंच जाएगा तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का आंसर वेरी करेगा, अदरवाइज वेरी नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना समझ में आया हुआ। अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। अब कभी कभार क्या हो सकता है कि आज तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा था, अब वो तुमसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछने लगेगा। तो ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्यों, मुझे बताओ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई टाइम तो वैसे भी दिया करता था पहले, तो कुछ भी नहीं करा आपने, मतलब अभी तक आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था अब उसको टाइम से डिवाइड करना शुरू कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जो डिस्टेंस निकाला करते थे उस डिस्टेंस को आप किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बताओ क्या नया करना है इसमें। तो एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करते हैं, वही वीटी ग्राफ है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ध्यान रखेंगे बातों का। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला नजर आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल वर्ड लगा लेना अपने आप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम तो कितने सेकंड का है, 12 का है। 0 से स्टार्ट करके लास्ट में देखोगे 12 पे जाके ग्राफ खत्म हुआ है, तो 12 सेकंड लिख दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ से कैसे निकलेगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो कहानी में लोगों को अच्छे से पता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो भैया पॉजिटिव एरिया अलग निकालना पड़ेगा, नेगेटिव एरिया अलग निकालना पड़ेगा, मतलब इस एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए वाले एरिया में से बी को माइनस करेंगे। निकाल लो ए और बी के एरिया। एक क्या नजर आ रहा है, एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है। इस ट्रेपेजियम को जब सॉल्व किया गया तो 60 मीटर आंसर आया। भाई इतनी मैथ्स तो कर लोगे ना बड़े आराम से। तो ट्रेपेजियम का एरिया 60 आया। जब ये दूसरा ट्रायंगल निकाला गया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, 20 आया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो। बेस कितना है, 8 से लेके 12 तक 4 का बेस है, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट 10 की है, तो आराम से निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 20 आ गया, ये 60 आ गया। हमने रख दी वैल्यू, माइनस करी, सॉल्व करा 40/12, और 40/12 को जब सॉल्व किया गया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है ये वाली, 3.33 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आई है। ठीक है, अब अगर सेकंड वाले पार्ट की चर्चा करूं तो उसमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड में क्या नई बात है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बात समझ रहे हो ना मेरी। तो यहां से आया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा कि आपने सर जो ये एरिया निकाले थे ना, एरिया ऑफ ए उसका मॉड रख लेना प्लस एरिया ऑफ बी, माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, सब पॉजिटिव वैल्यू उठानी है। अपॉन में टाइम कितना है, 12 सेकंड का है। ए वाले का एरिया कितना आया था, 60 आया। बी वाले का एरिया कितना आया, 20 आया। तो 60 + 20 ऐड ऑन कर दो, तो वहां पे हमारा कितना हो जाएगा कि हमारी एवरेज स्पीड निकलने जा रही है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 + 20
अपॉन ये 20 आएगा, 60 प्लस 20 अपॉन 12। तो यहाँ से 80 अपॉन 12 है, इसको सॉल्व कर लेना है, 6 पॉइंट समथिंग जो है उतना मीटर पर सेकेंड, तुम्हारा आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एवरेज स्पीड भी निकालनी आ गई तुम लोगों को, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना भी आराम से हो जाएगा। अब क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, एक्सेलरेशन पूछा है सारे इंटरवल्स में, 0 से 2 सेकंड में। देखो अब 0 से 2 सेकंड का ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो 0 से 2 सेकंड तक का ग्राफ यहाँ तक आपको रिप्रेजेंट हो रखा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। अब ये 0 से 2 का एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप से निकालते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इस पे एंगल थीटा बना के चलाऊं tan थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 वैल्यू का है, अपॉन बेस, बेस कितना है 2 वैल्यू का है। तो मैं एक्सेलरेशन निकालना तुम्हें अब सिखा रहा हूँ थर्ड वाले पार्ट में। एक्सेलरेशन है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन, कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें पहले है 0 to 2 सेकेंड तक। तो 0 से 2 सेकंड में जब एक्सेलरेशन निकालने की बारी आई तो tan थीटा चलाना पड़ा मुझे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन 2। देखो मेरे को कैसे पता लगा, परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू का है 10 का है, बेस कितना है 2 वैल्यू का है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इतना, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे। अगला टाइम इंटरवल देखो कितना है, अगला टाइम इंटरवल है ऊपर दे रखा है 2 से 6 सेकंड का, तो 2 से 6 सेकंड वाला इंटरवल, क्या तुम्हें पैरेलल लाइन नजर आ रही है, नहीं आ रही है भाई, पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के, याद करो वीटी ग्राफ में पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कि वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस दौरान क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़े तुम, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 10 सेकंड तक, तो भैया 6 से 10 सेकंड, तो 6 से 10 सेकंड के बाद में बात करें तो ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ झूलता हुआ आ रहा है, देख लो जरा इस दौरान नीचे की तरफ झूलता हुआ आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है। कैसे निकालूं इस चीज़ को इस वाले ग्राफ में, तो इस वाले ग्राफ में सिंपल तरीका है, इस साइड पे थीटा मान लेना यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ पे थीटा मानोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 10 वैल्यू का है, बेस कितने का है 6 से 8 तक की जगह 2 वैल्यू का है, तो 5 वैल्यू आ जाएगी, बट माइनस में आएगी अब की बार क्योंकि रिटार्डेशन है। तो अब की बार 6 सेकंड से 10 सेकंड तक की बात करें हम लोग, तो क्या लिखेंगे भाई, एक जगह निकालोगे ना, आपको यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, जब ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, यहाँ से भी तो वैल्यू तो नहीं है, ये 10/2, तो आप किसी भी एक साइड से निकालोगे इस चीज़ को, तो यहाँ से जब निकालोगे एक्सेलरेशन तो वो क्या आएगा हमारे पास, तो वो वाली वैल्यू आएगी कि भाई tan थीटा से निकालोगे तो 10/2 है ना, 10/2 कैसा माइनस में, तो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स कैसा है यहाँ पे रिटार्डेशन है, इस दौरान में स्पीड में डिक्रीमेंट हुआ होगा। अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है, 10 से 12 सेकंड वाला, 10 से 12 सेकंड की तरफ ये ग्राफ फिर से ऊपर उठ लिया, तो 10 से 12 सेकंड की तरफ ये ग्राफ फिर से ऊपर की साइड पे आया, तो हाँ धीरे धीरे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो इस दौरान में फिर से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करूँगा, थीटा यहाँ पे मान लेना, फिर से जब थीटा यहाँ पे मानोगे फिर से देख लो आपकी तरफ पास ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह पे पढ़ो, यहाँ पे वेलोसिटी 10 थी, 10 से वेलोसिटी घटते 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 टाइम के साथ साथ क्या हो गई 0 हो गई जब 8वां सेकंड था, फिर वेलोसिटी में फिर इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर वापस बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, इंक्रीमेंट होके -10 हो गई, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक काम करना, जो पहले वाला पार्ट था 6 to 10 सेकंड में, इसमें 2 पार्ट तोड़ लेना, यहाँ पे 6 सेकंड से 8 सेकंड तक तो डिक्रीमेंट हुआ है, रिटार्डेशन है -5 का, है ना, और जब बात करेंगे 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक की, तो उस सिचुएशन में ए की वैल्यू +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन हुआ है, ये रिटार्डेशन नहीं है आधे वाला पार्ट। देखो ना भाई इस वाले पार्ट में अगर पीछे अगर जाके बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक तो रिटार्डेशन है, जब 0 हो गई वेलोसिटी 8 पे 0 हो गई, अब 8 से 10 सेकंड के दौरान वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई ना, फिर से -10 हो गई ना, बाद में रिवर्स डायरेक्शन में हुई, तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास था ना 5 वैल्यू का था, बट रिवर्स डायरेक्शन में था, इतना फर्क पड़ा है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से यहाँ की तरफ जब वापस गए, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करते 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 12वें सेकंड के एंड पे क्या हो जाएगी वैल्यू, फिर से हो जाएगी 0, 12वें सेकंड के एंड पे फिर से हो गई 0, यानी फिर से रिटार्डेशन आया, कितनी वैल्यू का, वही सेम वैल्यू का। तो अब लास्ट में जब बात करूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक, 6 से 10 की बात कर चुका, तो 10 सेकंड से 12 सेकंड तक की बात करूंगा, तो रिटार्डिंग मोशन है,
रिटार्डेशन है मेरे पास ग्राफ में, रिटार्डेशन है तो कितनी वैल्यू आएगी, वही -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है ना तुम लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली वैल्यू पे ध्यान रखना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक भाई, इतनी बात हो गई। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लो। वीटी ग्राफ दे रखा है एक बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं 6 सेकंड में जो ट्रेवल किए गए होंगे। अब 6 सेकंड में निकालना है। देखो ये क्वेश्चन अब होमवर्क से करोगे, वही पुराना क्वेश्चन है। 6 सेकंड कहाँ तक खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। आप तीनों एरिया निकाल दो, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो। A1 A3 पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव रहेंगे। जब बात, क्योंकि वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वही तो देगा तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर बिना मैग्नीट्यूड के निकालोगे यानी प्लस माइनस चेक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर सबका मॉड लेके निकालोगे जैसे कराया था पीछे तो वहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। और इनमें से कोई एक पेयर सही आएगा, जहाँ तक है शायद आंसर बी वाला आना चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बी वाला आंसर आएगा कि ना, बी वाला आंसर नहीं आएगा ना, बी वाले में तो गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ी सी। देखो इसने क्या बोला है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला है। अब मुझे एक बार बताओ, डिस्टेंस की वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होती है ना, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है, ये बात तो अच्छे से पता है। तो उसने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछी है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट बाद में डिस्टेंस, यानी पहले वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, इस वाले ऑप्शन को तो काट दो, क्यों यहाँ 16 मीटर आ गया, 8 मीटर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 16 मीटर हाँ बराबर हो सकती हैं, 8 मीटर हाँ भैया बराबर हो सकती हैं। 8 और 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्टेंस ज़्यादा पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट कर दिया, 16 और 8 तो हो ही नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कैसे रहेगा। तो बाकी आप चेक करना, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क से क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने का। तो तुम्हें वीटी ग्राफ वाली बातें समझ में आ गई ना, आई थिंक अच्छे से। तो काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन तुम्हें उसके ऊपर करा दिए हैं, वीटी ग्राफ की कैसे एरिया वेरिया निकालते हैं, किस तरह से स्लोप निकालते हैं, सारी बातें नोट कर लेना। देखो बहुत सारी बातें बुक्स में नहीं मिलेंगी, बट ये सॉलिड फाउंडेशन है, अगर अच्छे से स्ट्रांग हो गई ना, आगे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम्हारे नोट्स बहुत काम आएंगे एग्जाम टाइम में, बुक नहीं पढ़ने वाले हो, एग्जाम टाइम में यही नोट्स काम आएंगे तुम्हारे, और जो तुमने प्रैक्टिस करी है वो प्रैक्टिस तुम्हारे साथ रहेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ जाओ ज़रा, ये क्वेश्चन उठा के देख लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछा गया है, look at the graph A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimensional motion, कि इनमें से कौन सी चीज़ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। अब देखो ये XT ग्राफ है, VT ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, VT ग्राफ मान लो, और ये भी टोटल पाथ लेंथ यानी XT ग्राफ है ये भी। अब ऐसा आपको बताया था, इसका क्या बताया था भाई, एक तो टाइम रिवर्स होकर पीछे नहीं जा सकता, उसके अलावा एक टाइम स्लॉट मान लो इस जगह पे, इस टाइम स्लॉट को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो इस तरह से दो जगह काट रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि सर एक तो ये हो गया पॉइंट एक्स पे, और एक ये हो गया पॉइंट एक्स पे, यानी x1 भी आ रहा है x2 भी आ रहा है। एक ही टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशन है। एक ही टाइम पे पार्टिकल x1 पर भी है, x2 पर भी हो सकता है क्या ऐसा, एक ही टाइम पे कोई चीज़ दो जगह प्रेजेंट हो, नहीं ना। तो इस वजह से ये ग्राफ गलत है। यहाँ पे देखते हैं वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ क्या है, ये वीटी ग्राफ वाली वैल्यू बात हो रही है। अब वीटी ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पे भी सेम पंगा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड होती तो वो दे देता भाई, या तो स्पीड दे देता लिख के, नहीं तो मॉड लगा के बोलता, नहीं बोला है। और कभी ग्राफ आपको ऐसा दिया है वीटी, तो वेलोसिटी ही मानोगे इसको हमेशा। तो यहाँ पे देखो कोई भी टाइम, इस टाइम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ चलाओ एक लाइन, नीचे भी चलाओ जरा एक लाइन, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यानी एक v1 आ रहा है, एक v2 आ रहा है। हुआ ये है, एक ही टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में भी है, नेगेटिव साइड में भी है। ये तो हो रहा है, एक ही टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। तो उसका मतलब एक ही टाइम पे पार्टिकल ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, वेस्ट की तरफ भी जा रहा है, ये तो मतलब हुआ। या एक ही टाइम में पार्टिकल नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है, साउथ की तरफ भी जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ही टाइम पे दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज आर नॉट पॉसिबल। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखो स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो पता ही लग गया होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में ग्राफ चला गया तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। टोटल पाथ लेंथ ये भी समझाया था, ये नहीं था मेरे वाले ग्राफ में जो पहले बताया था, इतना सा ट्राइंगल था। तो एक्सटी ग्राफ में आप चले 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 टाइम बढ़ा बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये ग्राफ बिल्कुल बढ़िया था। अब इस वाले T1 वाले टाइम के बाद हो गई समस्या,
इसने क्या कर दिया, इस एक्स को डाउनवर्ड डिक्रीज कर दिया। आप बताओ टाइम स्पेंड हो रहा है, तुम्हारी डिस्टेंस कम कैसे हो जाएगी? घर से निकले हो 4 कदम बढ़ाए हैं, कहीं ढाबे पे जाके रुक गए, वहां से चले 2 कदम और, तो डिस्टेंस तो एड ऑन होगी ना हमेशा, तो डिस्टेंस कभी वापस डिक्रीज नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भी ग्राफ गलत है। यहाँ पे चारों ग्राफ गलत हैं। आपसे इनके रीजंस पूछे थे, रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी यहाँ से पढ़ लेना, चारों रीजन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रॉपर वे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालाइजेशन है। आपने देखे होंगे अपनी एनसीईआरटी में बहुत ग्राफ दे रखे हैं भाई, ग्राफ के बिना काम नहीं चलेगा। ग्राफ तो आपको 11th पे पढ़ने हैं, 12th में बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल ग्राफ के ऊपर बेस्ड आने लगे हैं। या तो वो ग्राफ तुमसे बनवाता है या ग्राफ देख के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर चीज़ों को ग्राफ से एनालाइज करना आ गया तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, है ना। शुरुआत में लगता है ग्राफ बहुत टफ है, बट प्रैक्टिस करने पे ग्राफ से आसान चीज़ कोई भी नहीं होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 9 पूरा हो गया। लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको वो 2 सिचुएशन जो मैंने तुम्हें बताई हैं उनके ऊपर जो 4-4 ग्राफ एक में बनेंगे वो सिखाऊंगा। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से नेक्स्ट वाली क्लास में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना रिलेटिव मोशन वाले टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो वहाँ पे जब 2 चीज़ें, 2 गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं एक ही लाइन में, फिर तीसरी गाड़ी पीछे से आई, उसने एक को क्रॉस करके ओवरटेक कर लिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे अच्छे बनेंगे। तो वहाँ पे मतलब एक चीज़ की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखा करेंगे हमेशा। तो रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी और रह जाएगी। उसके बाद हमारा चैप्टर ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है भाई ये चैप्टर। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर से वीडियो प्राइवेट लिंक के थ्रू भाई आपको डायरेक्ट आपके ईमेल बॉक्स में सेंड की जाएंगी। वो यूट्यूब पे ओपनली सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो अब मैं उसके बाद का यूट्यूब पे कंटेंट डायरेक्टली ओपन नहीं डालूंगा। तो जिस बच्चे के पास जाएगी वो ईमेल के थ्रू पहुंचेगी वो सारी की सारी चीज़ें। और दूसरी बात, जब मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेक्टर वाली कहानी पढ़ेंगे। वेक्टर्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा वेक्टर। इनफैक्ट 12th क्लास में जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेक्टर का पूरा एक यूनिट होती है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे फिजिक्स में अच्छे से वेक्टर पढ़ लिया, तो ऐसे मान के चलो कि 20% वेक्टर तो तुम्हारा 12th क्लास का भी यहीं पर कवर हो गया। बाकी 80% जो आएगा वो मैथमेटिक्स में और डिटेल में आता है। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका 4th चैप्टर में शुरुआत में वेक्टर आएगा, इसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी बड़े आराम से कवर होती जाएंगी। लेक्चर का मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन एक एक क्लास आती रहे। किसी दिन हो सकता है बाई चांस संडे बीच में पड़ गया तो 2 दिन का गैप हो जाएगा, अदरवाइज एक दिन छोड़ के एक दिन आपको एक एक क्लास रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही मिलती रहेगी।